वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट क्रूएल किंग की क्रूएल क्वीन पार्ट 10। यहाँ दूसरी तरफ गुप्ता मेंशन में अग्नि का रूम कमरे में मैडम रोशनी। उस रोशनी में एक महंगी विस्की की बोतल टेबल पर रखकर अग्नि एक ग्लास में आइस क्यूब्स डालते हुई कुछ सोच रहा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा दिख रहा था। यह नशा सिर्फ शराब का नहीं बल्कि किसी की ख्याल का था। अग्नि ग्लास उठाकर एक बड़ा घुट लेता है और बालकनी की तरफ बढ़ने लगता है। उसके दिमाग में लगातार अनामिका का चेहरा घूम रहा था। अपने होठों पर एक दीवानी स्माइल के साथ धीरे से बड़बड़ाते हुए उसका नाम लेता है, अनामिका। कौन हो तुम? तुम कोई आम लड़की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम्हारी वो नीली आंखें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। अग्नि धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी कानों में तलवार चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। आंखों की सामने 2 साल वो पुरानी काली अंधेरी जंगल की वो भयानक मंजर की धुंधली यादें अब साफ दिखने लगा था। अग्नि, जो उस वक्त 25 साल का था, जंगल के बीचों बीच एक सुनसान और घने पेड़ों का रास्ता जहां सिर्फ चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। चारों तरफ धुंध और मौत का सन्नाटा था। वो अपनी हाथ में एक ट्रेनिंग वेपन पकड़कर आगे बढ़ रहा था। गुप्ता फैमिली का अगला वारिस बनने के लिए हर बड़े बेटे को इस डेडली ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता। अगर वो इस जंगल में सरवाइव करके पास होता तभी उसे परिवार का हेड बनाया जाता। लेकिन उस रात अग्नि की ट्रेनिंग के बीच कुछ ऐसा हुआ जो उसके दिमाग से कभी नहीं निकल सका। अग्नि की नजरें सामने जाती हैं। जंगल के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र यही कहीं मुश्किल से 14 या 15 साल होगी। वो पूरी तरह से ब्लैक क्लोथ्स में लिपटी बिल्कुल ब्लैंक खड़ी थी। उसकी चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी वो नीली आंखें बिल्कुल आग की तरह दहक रहा था। उस छोटी सी लड़की के हाथ में एक लंबी चमकती हुई तलवार को पकड़ी हुई अपने चमकती आंखों से सामने देख रही थी, जहां उसकी चारों तरफ सैकड़ों लोग घेरे खड़े थे जो उनके हाथों में अलग अलग तरीके के हथियार पकड़े हुए थे। अग्नि, जो दूर से ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक था जो उस लड़की को देख कर आया था। वो मन में ये कौन है? इतनी छोटी लड़की इस जंगल में क्या कर रही है? तभी वो लड़की एक बेहद खतरनाक मूव के साथ वार करती है। उसकी तलवार हवा में बिजली की तरह घूमती हुई एक आदमी की सर उसकी शरीर से अलग कर देती है। ये देखकर अग्नि पूरी तरह हैरान था। तभी उसकी चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाता है और आगे देखता है। एक के बाद एक वो सैकड़ों लोगों को स्मूथ मूव के साथ मौत के घाट उतार रही थी। खून के फुहारे पेड़ों और जमीन पर गिर रहा था। उसका हर एक मूव इतना क्लिनिकल और स्मूथ है कि अग्नि की सांसें एक पल के लिए हलक में अटक गई। लड़की बिना रुके, बिना किसी रहम के उन सभी को काट कर रख देती है। उस जंगल में सिर्फ लाशों का ढेर गिरा हुआ था। वो लड़की उन लाशों के बीच खड़ी थी। उसकी तलवार से खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर भी खून की चीते लगा था, जो उसकी वो नीली आंखें और भी कातिलाना लग रहा था। वो झटके से उस पेड़ की तरह देखती है जहां अग्नि चुपकर उसको ही देख रहा था। अग्नि झट से उस पेड़ के पीछे चुपकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्रेजेंट में अग्नि एक झटके में अपनी आंखें खोलकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। उसका सांस फूल रहा था और उसकी माथे पर पसीना आ रहा था। वो होश में आता है और सामने देखता है। वो वापस अपने कमरे में आके विस्की का पूरा ग्लास एक बार में हलक से नीचे उतर लेता है। हौंफते हुए मन ही मन बोलता है, वो जंगल, वो काली रात, वो फैला हुआ खून, चारों तरफ लाशें और उस लाशों के बीच खून से लथपथ खड़ी वो नीली आंखों वाली लड़की। एक गहरी सांस लेता है। वो जाके अपनी बिस्तर पर गिर जाता है और नशे के कारण गहरी नींद में चला जाता है। दूसरी तरफ गुप्ता मेंशन में सेकंड फ्लोर की एक कमरे में एक लड़का जो किसी की यादों में पागल हो रहा था। यह कोई और नहीं, आयुष था। वो अपनी बेड में लेकर एक तक सीलिंग को घूरते हुए रूह को याद कर रहा था। धीरे से बोलता है, रूहानिका, तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, वो भी पहली नजर में। तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहने लगा हूँ। तुम्हारी वो मासूम आंखें मुझे बहुत पसंद है। रेडी हो जाओ क्यूटी पाई मेरी होने के लिए। इतना बोलकर उसकी याद में गहरी नींद में चला जाता है। गुप्ता मेंशन में की फर्स्ट फ्लोर के दूसरे कमरे में सन्नाटे को चीरते हुए दबी दबी सिसकियों की आवाज आ रही थी। कमरे में हल्की लाइट जल रहा था। कबीर और अन्य एक कोने में बैठ के अपनी गम भांत रहे थे। आया अपनी सर घुटनों में छुपाए रो रही थी और कबीर अपना सर दोनों हाथों में पकड़े रो रहा था। आया अपनी सर उठा के आंसू पोंछती हुए कांपती आवाज में, कबीर, याद कर वो मासूम चेहरा। हम दोनों सिर्फ अनु से मिलने के लिए घर में जिद करके कपूर मेंशन जाते थे। हाँ, अन्य, और जब भी हमें थोड़ी सी चोट लगती थी तो अनु खुद रो पड़ती।
जो लड़की हमारे एक छोटे से आंसू पर तड़प उठती थी, आज उसकी आंखों में हमारे लिए सिर्फ एक ठंडापन टिक रहा था, एक अजनबी जैसी बेरुखी थी। अन्य अपने सीने पर हाथ रखती हुई जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। क्यों कबीर? क्योंकि हमने उस पर भरोसा नहीं किया। लेकिन कबीर, उस दिन वो गलत थी ना? अचानक रोते हुए सरनामे हिलाती हुई नहीं। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम दोस्ती तोड़ के सबसे बड़ी गलती कर बैठे। अगर हम साथ रहते तो शायद उसको समझा सकते थे। दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए थी कबीर, बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए थी। कबीर जमीन पर पूरी ताकत से मुट्ठी मारता है। उसकी आवाज में दर्द और खुद के लिए गुस्सा झलक रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। अन्य, मैं जीते जी मर क्यों नहीं गया उस दिन, जब अनु ने रोते हुए हमारा हाथ पकड़कर बोली थी, मैंने कुछ नहीं किया कबीर, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। तब मैंने अपना हाथ झटक दिया था। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लेता है। हमने उसे अकेला छोड़ दिया आन्या। उन्हें पहले से ही पता था ना, उसकी घर में उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। वो पूरी तरह अकेली है। फिर भी हम दोनों ने भी उसको अकेले छोड़ दिया। उस वक्त जब उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, हमने उससे दोस्ती तोड़ दी। हमें उसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। हमने उसके सच को सुनने से इनकार कर दिया। आज अगर हम उसके साथ होते तो शायद वो इस तरह हमसे इतनी दूर नहीं होती। हमने अपने ही हाथों से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया है। अन्य सिसकियां लेते हुए बिलक बिलक कर रो पड़ती है। लेकिन कबीर, मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मेरा दिल आज भी उसे अपनी वही पुरानी अनु मानता है। जब आज उसने हॉल में मुझे देखा और आगे बढ़ गई, मुझे उसने इग्नोर किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल पर जैसे किसी ने खोलता हुआ गर्म पानी डाल दिया हो। मुझसे उसकी यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही है कबीर। अन्य कबीर का हाथ पकड़ती है, तड़पते हुए बोलती है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे थप्पड़ मारे, मुझे डांटे, मुझ पर गुस्सा करे, पर प्लीज मुझसे मुंह न मोड़। वो नफरत कर ले मुझसे, पर ये अजनबी वाला लुक, ये मुझे अंदर से मार रहा है। कबीर एक गहरी सांस लेता है। उसकी आवाज में एक भारी दर्द था। वो अब किसी और को दोस्त बना चुकी है। अन्य, तुमने देखा नहीं, उन लोगों के लिए अनु अपनी जान देने को तैयार है। आज वो लोग अनामिका को एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह उसकी सामने खड़े थे। कबीर आसमान की तरफ देखता है, एक दर्द भारी हंसी के साथ। हाँ अन्य, तुमने सही कहा कबीर, हालांकि सच बोलो तो 12 साल पहले ही उसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम था। वो हक हमारा था। लेकिन आज हमारी जगह कोई और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो लोग हमारी जगह ले चुके हैं। अन्य, वो हमारी जगह ले चुके हैं। हमने हमारा परिश्ता को खो दिया। कबीर आगे बढ़ता है और अन्य के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालते हुए, पर खुद उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो अन्य को अपने सीने से लगा लेता है, अपने आंसू पूछते हुए आवाज में एक पक्का इरादा लाने की कोशिश करता है, पर फिर भी हम हार नहीं मानेंगे अन्य। हमने गलती की है तो सजा भी हम भुगतेंगे। कोई बात नहीं अन्य, हम उसको मान लेंगे। हम उससे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। जब तक वो हमें माफ नहीं करेगी, तब तक हम उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते रहेंगे। अगर पूरी जिंदगी भी लग गई न, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अब चुप हो जाओ अन्य। अब हमें रोना नहीं, अपना गुनाह को सुधारना है। कपूरी मेंशन की स्टडी रूम में इस वक्त राजीव जी किसी सोच में गेम थे। तभी राजीव जी अपना फोन लेकर किसी को डायल करते हैं। फोन रिंग हो रहा था। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होता है। दूसरी साइड से फोन पर रिस्पेक्टफुल टोन, हेलो सर। राजीव जी बहुत ही अथॉरिटेटिव और ऑर्डरिंग टोन में, खन्ना, पता लगाओ 9 साल पहले मेरी बेटी की जिंदगी में क्या हुआ था, उसकी एक एक डिटेल चाहिए मुझे। दूसरी तरफ से घबराए हुए और कंफ्यूज में सिर। शनाया मैडम, लेकिन सर शनाया मैडम तो बिल्कुल ठीक है ना? 9 साल पहले उनके साथ, मेरा मतलब क्या कुछ हुआ था उनके साथ? राजीव जी दर्द भारी हंसी हंसते हैं। अपने आप से कैसे बापू, मैं पिछले 20 सालों से खन्ना मेरे साथ काम कर रहा है, लेकिन मेरी बेटी के बारे में पता तक नहीं। मैं कभी किसी को बताने की कोशिश तक नहीं किया। दुनिया को लगता है कि शनाया कपूर खानदान की प्रिंसेस है। राजीव जी का गला भर आता है, आंखों में आंसू हैं, पर आवाज में वही पुराना रौब। राजीव जी ऑन कॉल पर चिल्लाते हुए नहीं, पर एक भारी आवाज में, खन्ना, मैं शनाया की बात नहीं कर रहा हूँ। शनाया मेरी अपनी बेटी नहीं है, वो मेरी बहन की बेटी है जिसे हमने अडॉप्ट किया था। मैं अपनी खून की बात कर रहा हूँ, मेरी एक लौटी बेटी अनामिका। दूसरी तरफ से शॉक्ड होकर हकलाते हुए बोलते हैं, क्या क्या सिर? शनाया मैडम आपकी असली बेटी नहीं है, पर आपने तो सबके सामने उन्हें अपनी खुद की बेटी की तरह इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर आपकी बेटी कोई और है तो आपने उन्हें। खन्ना बोलते बोलते रुक जाता है, हिम्मत नहीं होती आगे कुछ बोलने की।
राजीव जी दर्द और पछतावे से उनका सीना फट रहा था। हाँ खन्ना, मेरी ही गलती थी। 9 साल पहले मैंने अपनी ही बेटी को हॉस्टल भेज दिया था। उसके बाद उस मासूम के साथ क्या क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी बच्ची ने बहुत दर्द झेला है और मुझे ये पता लगाना है कि मेरी इस एक गलती की वजह से उसकी जिंदगी में क्या हुआ है और मेरी इन घटिया हाथों से कितना बड़ा गुनाह हुआ है। खन्ना बट सिर्फ इतना ही बोलने थे, लेकिन राजीव जी बात बीच में काटकर सपाट और सख्त लहजे में जितना बोला उतना करो। जल्द से जल्द मुझे सारी जानकारी चाहिए। खन्ना जी मामला समझते हुए सीरियस टोन में एम सॉरी सर, मैं समझ गया, काम हो जाएगा सर, मैं बहुत जल्द सारी डिटेल्स निकलवाता हूँ। राजीव जी गुड। फिर कॉल कट हो जाता है। राजीव जी बाहर का नज़ारा देखे हुए एक दृढ़ संकल्प के साथ, मैं सब कुछ पता करूंगा बेटा, सब कुछ। अगर तुम्हारे साथ किसी ने भी कुछ गलत करने की कोशिश की होगी ना तो उन लोगों को जीते जी नरक के दर्शन करवाऊंगा। ये मेरी बेटी की सौगंध है। ऐसे ही किसी का सुखों से तो किसी का दुख से यह रात बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कपूर मैंशन की लिविंग हॉल में इस वक्त दादाजी, दादी जी, राजीव जी, अनुराधा जी, संजय जी, नीलिमा जी, कामाक्षी जी, अर्णव, रियांश, रोहन, शनाया, विवान सब बैठे थे। सुबह सुबह लिविंग हॉल में एक अजीब सा टेंशन का माहौल था। दादाजी सेंटर में अपनी हेड चेयर में बैठे थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा बहुत सख्त था। वो सिर्फ अपनी पोती अनामिका के लिए ही नर्म दिल के बन जाते थे, बाकी सब के लिए तो वही कड़क मिजाज के इंसान थे। कामाक्षी जी बार बार अपनी रिस्ट वॉच देख रही थी। अब उनका पेशेंस खत्म हो रहा था। कामाक्षी जी फेक स्माइल के साथ इरिटेटेड टोन में, पापा क्या हुआ? आपने इतनी सुबह सुबह हम सबको यहाँ लिविंग हॉल में इकट्ठा किए हैं ये बोलकर कि कोई जरूरी बात करनी थी, पर आप अभी तक कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या बात है पापा, बताइए ना। दादाजी बहुत ही सख्त आवाज में बोलते हैं, सारे घर वालों को यहाँ बुलाया है, सबको आने दो, फिर बात करेंगे हम। कामाक्षी जी हाथ फैलाते हुए कंफ्यूज होकर, पर पापा सारे घर वाले तो आ चुके हैं ना, अब और कौन बाकी है? दादाजी अपनी आंखें तेजी से घुमाते हैं और सबको घूरते हुए बोलते हैं गुस्से में, मेरी लाडली पोती अभी तक नहीं आई है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। सारे घर वाले समझ जाते हैं दादाजी किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अनुराधा जी असमंजस में डरते डरते पूछते हैं, बट पापा जी आपकी पोती शानू तो यही है ना? वो तो कब से यही बैठी है। जैसे ही अनुराधा जी ये बोलती हैं, राजीव उन्हें एक खौफनाक गुस्से भारी नजर से घूरने लगते हैं। उनका दिमाग गुस्से से फटने वाला था। क्या राधा हमारी बेटी को इतनी जल्दी भूल गई? अनुराधा जी को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है। उनकी आदत थी हर बात पर शनाया की जिक्र करना और वही गलती वो फिर कर बैठी थी। उनकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और झट से सीढ़ियों की तरफ देखती है, कहीं अनामिका उनकी बात सुन तो नहीं ली। अगर ऐसा हो गया तो क्या उनकी बेटी उनसे और भी दूर नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, अब वो अपनी बेटी को और नफरत करने की वजह नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। जब पीछे अनामिका नजर नहीं आती तो अनुराधा जी एक सुखों भारी सांस लेती हैं। घर के बाकी लोग सिवाय कामाक्षी और शनाया के अनुराधा जी को बहुत गुस्से से घूरने लगते। किसी को भी ये बात पसंद नहीं आई थी। क्या अनुराधा जी अनामिका की मन में और नफरत भरना चाहती है? ऐसी बातों से शनाया और कामाक्षी जी को छोड़कर सबकी मन में यही चल रहा था। शनाया अपने मन में एक कमीनी मुस्कान के साथ उसकी दिल में लड्डू फूट रहे थे, चाहे कोई मुझे छोड़े या ना छोड़े, पर अनुराधा मोम मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। वो मुझे अपनी खुद की बेटी से भी ऊपर रखती हैं। खैर, उनके मन में जो थोड़ा बहुत पछतावा चल रहा है ना, उसे भी मैं बहुत जल्द उनके दिमाग से निकाल फेंकूंगी। शनाया सबको देखती है, उसकी आंखों में लालच और नफरत साफ साफ दिख रहा था। मन ही मन, ये फैमिली, ये सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। मैं इस अनामिका को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्द तुम्हारा काम तमाम करूंगी अनामिका। राजीव जी की नजर अपने पापा पर पड़ती है, जो उन्हें ही गुस्से भरी आंखों से घूर रहे थे। आंखों से ही पूछ पड़ते हैं, क्या तुम लोग अभी भी माफी की लायक हो? क्या मेरी पोती आप लोगों को माफ कर देना चाहिए? राजीव जी जैसे उनकी बातें समझ गए हो, शर्म से अपनी सर नीचे झुका लेते हैं। उन्हें इस वक्त अनुराधा जी पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी सबकी कानों में हंसने की आवाज आने लगती है। सब लोग पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, जहां से अनामिका, रूहानिका, अद्वितीय, होना, एंटोनी सब सहते हुए आ रहे थे। अद्वितीय एंटोनी की पीठ पर चढ़ने की कोशिश करते हुए, अबे एंटोनी रुक जा वरना दादाजी हमारी बत्ती बना देंगे। एंटोनी अपनी टूटी फूटी हिंदी में, अरे अद्वी तुम उतरो, मुझे मैं कोई बत्ती बनाने वाला मशीन नहीं है। तुम लोग तो मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है, मैं अभी गिरकर कचूम्बा बन जाएगा। रूहानिका हंसते हुए, क्यूट वे में, एंटोनी तुमने कचूम्बा बोला?
वैसे तुम्हारी हिंदी सुनकर किसी ना किसी की हार्ट अटैक से मौत होना तो पक्का है। एंटोनी अनामिका की तरफ देखकर, अनु डार्लिंग देखो ना, ये लोग मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता है। तू ही मेरा सबसे अच्छा वाला दोस्ती है, बाकी सब लोग तो फेक आइटम है। अनामिका अपनी हंसी छुपाते हुए, बस करो तुम लोग, सब देख रहे हैं। जैसे ही ये लोग हॉल में इंटर करते हैं, कामाक्षी जी की मुट्ठी कस जाती है। उनको नफरत थी इस लड़की से और उसकी खूबसूरती से। उनको खाते ही बर्दाश्त नहीं था कि उनकी बेटी के अलावा कोई और सुंदर दिखे। मन ही मन नफरत से बोलती है, तुम्हें बहुत जल्द बर्बाद करूंगी, बस कुछ दिन और। तभी उनको अपनी आसपास की टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस होता है। वो अपनी सर उठा के सामने देखती है, अपनी आंखें सीधा अनामिका की आंखों से मिलता है। अनामिका की इतना खतरनाक आंखों से घूर रही थी क्या कामाक्षी जी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। कामाक्षी जी झट से अपना नजरें दूसरी तरफ घुमा लेती हैं। अनामिका की फेस पर एक विनिंग टेडी स्माइल आ जाती है। एंटोनी की नज़ारे दादाजी पर जाता है। दादाजी को देखकर धीरे से, ओ तेरी। दद्दू का लुक तो एंग्री बर्ड जैसा हो गया है। क्या हुआ है दद्दू, आप इतना एंग्री बर्ड क्यों बने बैठे हैं? दादाजी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं, आप लोग बैठिए आराम से। अनामिका आगे आकर दादाजी के पैर छूकर गुड मॉर्निंग बोलती है। दादाजी भी गुड मॉर्निंग बोलता है। ये देखकर एंटोनी, नुहा, अद्वितीय और रू भी आशीर्वाद लेते हुए गुड मॉर्निंग बोलते हैं। दादाजी भी उनको आशीर्वाद देते हुए मॉर्निंग विश करते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। दादाजी कड़क आवाज में, 2 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, इसलिए 2 दिन बाद अर्नव और दिया की एंगेजमेंट होगी। क्या किसी को कुछ इतराज है? सब लोग ना में सर हिला देते हैं। भला दादाजी की बातों को इनकार कर उनको शमशान घाट जाने का कोई इरादा नहीं था। अनामिका अपनी फोन में ईमेल चेक करने में बिजी हो गई। उसको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ दादाजी के बुलाने पे आई थी बस। अर्नव की नजरें अनामिका का पर ही टिकी थी। वो चाहता था कि वो भी अनामिका उसकी एंगेजमेंट पार्टी में आए, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अनुराधा जी चुप नहीं रह पाए। वो बोल पड़ती है, अनु। अनामिका उन्हें टिकी नजर से देखने लगती है। अनुराधा जी की तो सांस गले में अटक जाती है। वो अपनी बात को सही करती हुई बोलती है, अनामिका हम चाहते हैं कि आप भी इस एंगेजमेंट पार्टी में शामिल हो, यह मेरी रिक्वेस्ट समझ सकती हैं। अनामिका की एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। वो टिकी नजर से घूरते हुए ही पूछती है, मैं क्यों आऊं? अनामिका हकलाते हुए बोलती है, आप हमारी बेटी हैं और यह आपका बड़ा भाई का एंगेजमेंट है, इसलिए। अनामिका कुछ सोचते हुए, हम बेटी, बड़ा भाई, एंगेजमेंट पार्टी, अब आपको नहीं लगता मेरे आने से आपकी पार्टी में मनहूसियत पहलेगा? राजीव जी, अनामिका जी, अर्नव, रियांश, रोहन के दिल में एक तीसी उठी। सबके सर शर्म से झुक गया। अनामिका सबकी तरफ देखते हुए आवाज में एक शांति थी। आप लोगों को याद है जो मैंने आते ही आपको एक बच्ची की कहानी सुनाई थी? आज मैं उसी कहानी में उस बच्ची की जिंदगी के दर्द का एक छोटा सा हिस्सा बताती हूँ। सुनिए। अनामिका एक गहरी सांस लेती है। उसकी आंखें शून्य में देख रहा था। अनामिका बोलती है, वो मासूम बच्ची। नहीं नहीं, वो बच्ची तो उन माँ बाप के लिए एक मनहूस थी ना, तो हम भी उसको मनहूस ही बुलाएंगे, ठीक है? हम तो कहा थी मैं। हाँ याद आया, वो मनहूस बच्ची अब 4 साल की हो गई थी। वो मनहूस बच्ची जब से इस धरती में आई है, उसकी दुनिया सिर्फ उसका एक छोटा सा कमरा और खेलने वाली गार्डन तक ही था। लेकिन एक दिन उस बच्ची को पता चलता है कि उसका बड़ा भाई के लिए एक बर्थडे पार्टी रखी गई है, जो अब 11 साल का हो चुका था। अर्नव के आंसू टपक पड़ते हैं। वो अपनी बहन की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। अनामिका आगे बोलती है, उस मनहूस बच्ची को पता तक नहीं था कि पार्टी क्या होती है, लेकिन वो बहुत खुश थी। क्योंकि उसके घर वाले खुश थे, इसलिए दिन भर वो मनहूस बच्ची अपने कमरे में उछल कूद कर रही थी, क्योंकि उस बच्ची को लगा कि उसको भी रात में पार्टी में ले जाएंगे। अनुराधा जी अपनी दोनों हाथों से मुंह ढककर रोने लगती है, पर अनामिका रुकती नहीं। आगे बोलती है, दिन बीत गया और पार्टी की रात शुरू हुई। वो मनहूस बच्ची एक पुरानी धुंधली फ्रॉक पहनकर पार्टी में जाने के लिए घर से बाहर आती है। बाहर गार्डन में बहुत रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही थी। वो मनहूस बच्ची ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये सब वो पहली बार देख रही थी। वो मनहूस बच्ची बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा पार्टी के बीच में चली जाती है। अनामिका के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक होकर आगे बोलती है, जहां से वो मनहूस बच्ची गुजर रही थी, वहां खड़े बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनकी फैमिली सब उसे एक अजीब और घिनौनी नजर से देख रहे थे, क्योंकि वो बच्ची बहुत खराब फटे पुराने कपड़ों में थी। वहां खड़े सभी लोग इस मनहूस बच्ची को गई भारी नजर से देख रहे थे। सभी के बीच कानाफूसी होने लगती है। उस मनहूस बच्ची के माँ बाप, जो वहां एक बड़े बिजनेस पार्टनर्स से बात कर रहे थे, उनकी कानों में भी यह सब सुनाई देता है।
और पता है क्या हुआ? अपनी ही 4 साल की बेटी को देखकर उनका खून खौल उठा। वो बिना कुछ पूछे उस मनहूस बच्ची की तरफ बढ़े और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अनामिका अचानक रुकती है और सामने बैठे उसके घटिया माँ बाप और भाइयों की तरफ देखती है। क्या आपको पता है उस मनहूस बच्ची को किसने मारा था? सब खामोश थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ। उस मनहूस बच्ची को मारने वाला कोई और नहीं, उसका सगा बड़ा भाई था। ये सुनते ही अर्नव का रोना छूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। अनामिका अर्नव को देखते हुए बिल्कुल ठंडी आवाज में, अरे एरी, आप रो क्यों रहे हैं मिस्टर अर्नव कपूर? क्या आपको नहीं जानना कि कहानी में आगे क्या हुआ? चलिए मैं बताती हूँ। उसके सगे भाई के थप्पड़ मरते ही वो मनहूस बच्ची खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा मुंह के बल नीचे गिर जाती है। वहाँ खड़े बड़े बड़े लोग हैरानी से देख रहे थे। उनके बीच उस मनहूस बच्ची के माँ बाप भी खड़े थे, लेकिन एक भी आगे नहीं आया उसको रोकने के लिए। वो मनहूस बच्ची अपने दूसरे भाई के कदमों में जा गिरी। पता है उसने क्या किया? ये सुनते ही रियांश अपनी हाथों से कानों को दख लेता है, जैसे उसकी की गुनाह की बातें अपनी ही बहन की मुंह से ना सुनना चाहता हो। उसने अपनी सगी बहन को गई भारी नजर से देखा और अपने पैर से दूर धक्का दे दिया। वो लड़की दूर जाकर गिरी। रियांश और रोहन का कलेजा फटने लगता है। वो उनकी ही बात कर रही थी। रियांश अपनी पैरों को अपनी ही हाथों से मारने लगता है, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। अनामिका फिर भी रिएक्ट नहीं करती, स्टोरी सुनाना कंटिन्यू रखती है। पार्टी में सिर्फ उस मनहूस बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और तभी उसका बड़ा भाई गुस्से में आगे आया और घूरते हुए बोला, तुम घटिया मनहूस लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टी में आकर मनहूसियत फैलाने की? हाँ, ये सारी बातें अपने माँ बाप से ही सीखे थे, वरना उनको भी क्या पता मनहूस क्या होता है। वो बच्ची बहुत रो रही थी, पर वहाँ खड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके सगे माँ बाप भी ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। राजीव अपना सर पकड़कर सोफे पर ही झुक जाते हैं। फिर उस मनहूस बच्ची का बाप आगे आया और गुस्से से पूछा, ये मनहूस लड़की तुम्हें किसने यहाँ आने दिया? इतना बोलकर उन्होंने नौकरों को आवाज लगाई। नौकर सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। बाप ने ऑर्डर दिया, ले जाओ इस मनहूस को और स्टोर रूम में बंद कर दो। अनामिका आगे बोलती है। नौकर उसे खींचते हुए ले जाने लगे। वो मनहूस बच्ची जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखती है, जहां उसके सगे माँ बाप, उसके 3 भाई और उनके बीच खड़ी एक 8 साल की लड़की जो प्रिंसेस की तरह लग रही थी, जो उनकी अडॉप्टेड बेटी थी। उन सबको एक साथ खुश देखकर वो बच्ची और भी रोने लगती है। अनामिका की आवाज अब धीमी पर बेहद भारी हो जाती है। नौकर ने उसे स्टोर रूम में धक्का दे दिया। वो नीचे गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके कानों में उन नौकरों की आवाज पड़ी जो बाहर बात कर रहे थे। पहला नौकर बोल रहा था, सुन, मुझे लगता है कि ये बच्ची साहब का नाजायज बेटी होगी, वरना कौन माँ बाप होगा जो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करता है। और दूसरा नौकर बोला, हाँ सही बोल रहा है, तो जरूर यही नाजायज औलाद होगी, तभी तो इसके माँ बाप इससे पसंद नहीं करते। पहला नौकर बोला, छोड़, बड़े लोगों की बात ही कुछ और होती है। अनुराधा जी चीख पड़ती है, नहीं अनु, तुम नाजायज नहीं हो। अनामिका उसकी बात को इग्नोर करते हुए एक दर्दनाक खामोशी के साथ वो दोनों नौकर उसे अंदर छोड़कर बाहर से लॉक करके चले गए। लेकिन वो बात उस मनहूस बच्ची के दिमाग में बैठ गई कि वो एक नाजायज बच्ची है, इसलिए उसके माँ बाप उसको पसंद नहीं करते। हालांकि उस बच्ची को पता नहीं था कि नाजायज क्या होता है, लेकिन वो लफ्ज उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया। अनामिका अपनी बात पूरी करके एक ठंडी सांस लेती है। पूरे लिविंग हॉल में सिर्फ रोने की आवाजें आ रही थी। अर्नव अपना चेहरा छुपाए रो रहा है और पूरा परिवार अपनी ही दीवार के सामने एक जिंदा लाश की तरह बैठा है। ये सब बोलते वक्त अनामिका की फेस पर कोई भाव नहीं था। दादाजी यह बात नहीं जानते थे, क्योंकि उस पार्टी को दादाजी ने अटेंड नहीं किया था। वो उस वक्त ही उन सब से दूर दूर रहने लगे थे, उन सबके साथ घुलना मिलना छोड़ दिया था। दादाजी अपनी सर नीचे झुकाकर आंसू बहा रही थी। दादी जी उस पार्टी को कैसे भूल सकती थी, वो भी तो उस पार्टी में मौजूद थी और अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लेकिन उस वक्त उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अभी वो अपनी सीने पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो रही थी। अनामिका अपने दोस्तों की तरफ देखती है जो अपने आंखों में नमी लेकर अपने अपने सोच में घूम थे। अनामिका समझ रही थी इस वक्त ये लोग क्या सोच रहे हैं। अनामिका उठ खड़ी होती हुई सपाट लहजे में बोलती है, चलो, मेरे लिए वो काम बहुत इम्पोर्टेंट है, आज ही पूरा करना है। इतना बोलकर आगे बढ़ने लगती है। उसके पीछे अद्वितीय, रूहानिका, एंटोनी,
नोहा भी जाने लगते हैं। तभी अनामिका की जाते कदम एकदम रुक जाता है। वो अपनी सर नीचे झुका के देखती है जहां अर्नव, रियांश और रोहन उसके पैरों में गिरे थे। तभी राजीव जी और अनुराधा जी भी आगे आकर अनामिका के सामने घुटनों के बाल हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाते हैं। अर्नव अपनी आंसुओं से अनामिका की पैरों को भिगोते हुए दर्द भरी आवाज में, मुझे माफ कर दो अनु, मुझे मार दो, जान से मार दो मुझे, पर मुझे इस तरह इस गिल्ट में मत छोड़ो। मैं कैसा भाई हूँ, मैंने अपनी ही 4 साल की बहन पर हाथ उठाया था। रियांश और रोहन हिचकियां लेते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दो अनु प्लीज, हमने तुम्हें अपने पैर से धक्का दिया था, हम गुनहगार हैं तुम्हारी। अनुराधा जी घुटनों के बाल रेंगती हुई, अनामिका मेरी बच्ची, मैं नाजायज हूँ, मेरा वो घमंड नाजायज था, पर तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। बच्चा एक बार, बस एक बार मुझे अपनी माँ कह दो, मैं इस शर्म से मर जाऊंगी। राजीव जी हाथ जोड़कर आवाज कांप रही थी, हमें एक मौका दे बेटा, हम अपने हर गुनाह को धोना चाहते हैं, हमें माफ कर दो। अनामिका नीचे पैरों में गिरे परिवार को देखती है। उसकी आंखों में ना तो कोई आंसू था ना कोई तरस, सिर्फ एक गहरा गई और नफरत साफ दिख रही थी। वो अपने पैर को झटक देती है जैसे उनके हाथ लगने से वो अपवित्र हो गई हो। अनामिका गई भारी नजर से घूरते हुए एक जहरीली मुस्कान के साथ, माफी? किस बात की माफी मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर? क्या उस 4 साल की बच्ची के 7 सालों तक दिल की दुखने की माफी, या उस स्टोर रूम के अंधेरे में गुजारी हुई उन भयानक रातों की माफी? अनामिका एक कदम पीछे हटके, उसकी आवाज एकदम कड़वी हो जाती है, आपके इन आंसुओं से मेरा वो बीता हुआ बचपन वापस नहीं आएगा। जब मुझे एक माँ की चाह थी तब आपने मुझे मनहूस कहा, जब मुझे भाइयों का सहारा चाहिए था तब आप लोगों ने मुझे पैरों से ठुकराया। आपकी माफी से मुझे सिर्फ गई आती है, आप लोगों का चेहरा देखना भी मेरी आत्मसम्मान के खिलाफ है। अद्वितीय अनु का हाथ थामते हुए, चल स्वीट हार्ट, इन पत्थरों के सामने अपना वक्त जय मत कर, हमारा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलो यहाँ से। नोहा परिवार को देखते हुए चलो, जिनके दिल बचपन में एक बच्ची के लिए नहीं पिघले, उनका आज रोना सिर्फ एक ढोंग है। अनामिका अपने दोस्तों के साथ बिना पलट कर देखे लिविंग हॉल के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। वो लोग जैसे ही जाते हैं, हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। दादाजी जो अब तक चुपचाप खड़े आंसू बहा रहे थे, अपना सर उठाते हैं। उनकी आवाज में एक भारीपन और गुस्सा था। वही गुस्से में बोलते हैं राजीव को घूरते हुए, ठंडी और भारी आवाज में, अब रो कर क्या फायदा राजीव, अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। मेरी पोती वो मासूम बच्ची अब नहीं रही, तुमने उसके अंदर की उस मासूमियत को 14 साल पहले ही कत्ल कर दिया था। राजीव सर झुकाए रोते रहते हैं। दादाजी गुस्से में लाठी जमीन पर मारते हुए, मैं कहा था ना तुमसे, संभल जा राजीव, अपने ही खून से नफरत मत कर, कहीं आगे जाकर तुम अपना सब कुछ खो ना दो। पर तुम तो अपनी पत्नी के अंधे प्यार और इस घर के झूठे घमंड में चूरे थे। आज देख लिया, तुमने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ ये पछतावा बचा है। दादी जी अपने सीने पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोते हुए, भगवान, कैसे भगवान, मैंने क्या किया, मैं भी तो उस पार्टी में थी। मैंने अपनी आंखों से उस बच्ची को रोते हुए स्टोर रूम में जाते देखा था, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा वो सच में अपशकुन है। आज उसकी बातें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा है। मैं कितनी घटिया दादी हूँ। सब अपने अपने पछतावे में चूर थे, लेकिन लिविंग हॉल के एक अंधेरे कोने में सबसे पीछे खड़ी कामाक्षी और शनाया इस पूरे ड्रामे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर पछतावा नहीं बल्कि एक भयानक नफरत और खौफ का मिक्स एक्सप्रेशन था। उनकी बरसों की हुई साजिश अब उनके सामने टूटकर बिखर रही थी। शनाया गुस्से से मुट्ठी भींचे हुए धीरे से कामाक्षी से, मोम, यह क्या हो रहा है? डैड, मोम और तीनों भाई उस मनहूस के पैरों में गिरे हैं। हमारी इतने सालों की मेहनत, बचपन में उसे घर से बाहर निकलवाने से लेकर मोम के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करने तक, सब कुछ बर्बाद होता नजर आ रहा है। इस चुड़ैल को शनाया अपनी चेहरा छूटी हुई बोलती है, मोम, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है मोम, देखिए मेरा चेहरा, पता नहीं कब तक ये ठीक होगा। मुझे नफरत है मोम उस अनामिका से, मैं इसको जान से मार देना चाहती हूँ। कामाक्षी जी आंखों में चालाकी और डर लिए शनाया का हाथ जोर से पकड़ती है, चुप रहो शनाया, रोना बंद करो। अगर राजीव और अनुराधा ने उसे पूरी तरह अपना लिया तो इस घर की सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी उस अनामिका के नाम हो जाएगी। हमने 17 साल पहले जो खेल शुरू किया था, उसे हम ऐसे खत्म नहीं होने दे सकते। शनाया नफरत से हंसते हुए, पर मोम, आपने देखा नहीं, वो हमारे मोम डैड को कितनी जहरीली बातें कह कर गई हैं। उसके दोस्त उसकी ढाल हैं।
हम उसे कैसे रोकेंगे? कामाक्षी जी चेहरे पर एक खौफनाक देवीलिश स्माइल आती है, धीरे से बोलती है, वो बदला लेने लौटी है ना, तो बदला उसे जरूर मिलेगा, पर इस बार साजिश नए तरीके से होगी। उसके दोस्तों को उससे दूर करना होगा। अगर उसकी ढाल टूट गई तो अनामिका फिर से वही अकेली कमजोर लड़की बन जाएगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे राजीव और अनुराधा का ये पछतावा फिर से नफरत में बदल जाए। हमें एक ऐसी चाल चलनी होगी जो अनामिका को इस घर से नहीं, इस दुनिया से ही दूर कर दे। कामाक्षी और शनाया एक दूसरे को देखकर एक भयानक मुस्कान हंसती हैं, जबकि लिविंग हॉल में बाकी सभी लोग रो रहे थे और अनामिका बाहर बदले की नई सुबह की तरफ बढ़ चुकी थी। दोस्तों मुझे माफ कीजिए, आज छोटा पाठ के लिए मेरी हाथ में चोट लगी है, मैं फोन उसे नहीं कर पा रही हूँ। मेरी हाथ ठीक होने ही दिन में 2 पार्ट दे दूंगी, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।